बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एरोबिक रिस्पायरेशन में हम एक प्रोसेस पढ़ चुके हैं जिसको हम कहेंगे ग्लाइकोलाइसिस। अब दूसरा प्रोसेस हमारे पास क्रेब्स साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल या ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। जो हमारे पास रिस्पायरेशन है उसकी दो केस में हमने इब्तिदा में पढ़ी। रिस्पायरेशन दो स्टेप्स में यह होता है। एक को हम कहेंगे एक्सटर्नल रिस्पायरेशन या उसको हम कहेंगे ब्रीदिंग, और उसके फिर दो सब स्टेप्स एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन या दूसरा, इसका दूसरा नाम हमारे पास वो है ब्रीदिंग। अब ये दो स्टेप्स में होता है। एक को हम कहेंगे इनहेलेशन और दूसरे को हम कहेंगे एक्सहेलेशन। इनहेलेशन और सेकेंड को एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन इसको आप कह सकते हैं इंस्पायरेशन और इसको आप कह सकते हैं एक्सपायरेशन। इसको हम कह सकते हैं कि ये इनटेक ऑफ एयर है, यानी इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, इनटेक ऑफ एयर या ऑक्सीजन। इसको हम कह सकते हैं रिमूवल ऑफ एयर। रिमूवल ऑफ एयर का मतलब रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसको हम कह सकते हैं ब्रीदिंग इन, ब्रीदिंग इन, और इसको हम कह सकते हैं ब्रीदिंग आउट, ब्रीदिंग आउट। ये था एक्सटर्नल रिस्पायरेशन या ब्रीदिंग। अब इंटरनल रिस्पायरेशन या टिश्यू रिस्पायरेशन या सेलुलर रिस्पायरेशन, इंटरनल रिस्पायरेशन या टिश्यू रिस्पायरेशन या सेलुलर रिस्पायरेशन, सेलुलर रिस्पायरेशन या यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय द सेल। यूटिलाइजेशन इस्तेमाल खर्च ऑफ ऑक्सीजन बाय द सेल, यानी जब सेल ऑक्सीजन को यूज कर दें। अब ये हमारे पास तीन स्टेप्स में होता है। एक स्टेप इसका हम पढ़ चुके हैं। एक यहाँ पर है ग्लाइकोलाइसिस, जो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, ग्लाइकोलाइसिस या ग्लाइकोलिसिस पहला स्टेप। दूसरा स्टेप उसको हम कहेंगे क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल। इसको हम क्रेब्स साइकिल भी कह सकते हैं, इसको हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी कह सकते हैं, CAC, सिट्रिक एसिड साइकिल। इसको हम ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कह सकते हैं, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, TCAC, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, TCAC। और इसको हम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स रिएक्शन भी कह सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स रिएक्शन, यानी इसके मुख्तलिफ नाम हैं। क्रेब्स साइकिल भी हम इसको कह सकते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल भी हम इसको कह सकते हैं, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी हम इसको कह सकते हैं, और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स रिएक्शन भी हम इसको कह सकते हैं। तीसरा स्टेप यहाँ पर उसको हम कहेंगे रिस्पायरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या सिर्फ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी कह सकते हैं, रिस्पायरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, रिस्पायरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, रिस्पायरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, या सिंपली आप इसको कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ETC। सिंपली हम इसको कह सकते हैं ETC।
ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, या इसको हम कह सकते हैं रिस्पायरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब इसमें पहला प्रोसेस हम पढ़ चुके हैं ग्लाइकोलाइसिस, जिसमें ग्लूकोज की स्प्लिटिंग होती है, किसमें, पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूलों में, फिर NADH2 के 2 मॉलिक्यूलों में, और फिर 4 ATP मॉलिक्यूल, लेकिन 2 ATP मॉलिक्यूल नेट प्रोडक्ट इसका 2 ATP मॉलिक्यूल है। तो उस प्रोडक्ट को हमने पढ़ा कि ये ग्लाइकोलाइसिस है। ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में भी हो सकता है या ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में भी हो सकता है। ये कॉमन प्रोसेस है एरोबिक रिस्पायरेशन में और एनएरोबिक रिस्पायरेशन में, और ये सेल के साइटोप्लाज्म या साइटोसोल में वाक़या होता है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास वो है क्रेब्स साइकिल का, और उसके बाद रिस्पायरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का। क्रेब्स साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल या ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स रिएक्शन। अब इसको हम क्यों क्रेब्स साइकिल कहते हैं? क्रेब्स इसके डिस्कवरर की मदद से है, यानी सर हेंज क्रेब ने इसको डिस्कवर किया है। सर हेंज क्रेब ने तो इन्होंने अपने नाम की निस्बत इसको दिया है ऑनर के तौर, यानी क्रेब्स साइकिल, सर हेंज क्रेब। ये 1931 से 1933 तक, और फिर इस पर इनको दिया गया है नोबेल प्राइज, नोबल इनाम, नोबेल प्राइज ये इनको दिया गया है। तो क्रेब्स साइकिल हम इसको सर हेंज क्रेब्स की वजह से ये नाम देते हैं, क्रेब्स साइंटिस्ट का नाम। सिट्रिक एसिड साइकिल हम इसको क्यों कहते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट आइडेंटिफाइएबल प्रोडक्ट, डिटेक्टेबल प्रोडक्ट वो सिट्रिक एसिड होता है, इस वजह से इसको हम कहेंगे सिट्रिक एसिड साइकिल। ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड इसको हम इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर अक्सर जो कंपाउंड बनते हैं उसके साथ 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद होते हैं। और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स रिएक्शन हम इसको इसलिए कहते हैं कि ये प्रोसेस कहाँ पर होता है? ये प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया जो कि डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो भी यहाँ पर चीज़ मौजूद है, इस हिस्से को, इस पार्ट को हम कहेंगे कि ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है। तो इस वजह से इसको हम कहेंगे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स रिएक्शन, इसको हम कहेंगे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। चूंकि ये रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर होता है, तो लिहाजा इस वजह से इसको हम कहेंगे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स रिएक्शन। अब यहाँ पर देखते हैं हम इसमें कि पहले यहाँ पर होता है ट्रांजिशन रिएक्शन, ट्रांजिशन रिएक्शन, यानी यहाँ पर पहले क्या होगा कि जो हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस का अमल है, यहाँ पर ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, ये हमारे पास ग्लूकोज है C6H12O6, ये ग्लूकोज है। तो ये कन्वर्ट हुआ था पायरुविक एसिड में, पायरुविक एसिड ये 3 कार्बन का कंपाउंड है और उसके 2 मॉलिक्यूलों में। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि ये ग्लाइकोलाइसिस है। ये अमल हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस, जिसमें ग्लूकोज की स्प्लिटिंग होती है, रप्चरिंग होती है, लाइसिस होती है, ये ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूलों में। पायरुविक एसिड 3 कार्बन का कंपाउंड है। अब ये पायरुविक एसिड हमने एनएरोबिक में पढ़ा है कि अगर ऑक्सीजन नहीं है तो हमारे बॉडी में फौरन ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? लैक्टिक एसिड में, और लैक्टिक एसिड कॉज मसल फैटीग। लेकिन अगर ऑक्सीजन है तो ये लंबे रास्ते पर चला जाएगा। अब ये यहाँ पर ट्रांजिशन रिएक्शन होता है, ट्रांजिशन रिएक्शन या लिंक रिएक्शन, यहाँ पर होता है ट्रांजिशन रिएक्शन, या इसको हम कह सकते हैं लिंक रिएक्शन, ट्रांजिशन रिएक्शन। यहाँ पर ट्रांजिशन रिएक्शन होता है, या इसको हम कह सकते हैं लिंक रिएक्शन।
यानी ये पहले ये अमल होगा अगर ऑक्सीजन है कि पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा एसीटाइल कोएंजाइम ए में, एसीटाइल कोएंजाइम ए, एसीटाइल कोएंजाइम ए। अब एसीटाइल ये 2 कार्बन का कंपाउंड है, इसके साथ यहाँ पर मिल जाता है कोएंजाइम ए, और इसमें से यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल ये निकल जाएगा। जो हम रिएक्शन लिखते हैं रिस्पायरेशन का रिएक्शन हम जब आगाज़ में इसको लिखते हैं कि C6H12O6, यानी पहले रिएक्शन में थोड़ी सी गलती हो गई थी, यहाँ पर 12 लिखा था लेकिन ये 6 है, C6H12O6। जब ये टूटता है एंजाइम की मदद से ये सारा अमल होता है, तो ये बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड को, वाटर को और फिर ATP को, यानी 38 या 36 ATP मॉलिक्यूल, जिसको हम दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं एनर्जी। अब यहाँ पर प्रीवियस रिएक्शन में यहाँ पर C6H12O6, वहाँ पर O18 यानी 12 लिखा था, अब ये O6 सही जो हमारे पास है वो है O6, C6H12O6। ये सारा अमल एंजाइम की मदद से होता है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, जो यहाँ पर हम इस रिएक्शन में लिखते हैं CO2, तो ये किस प्रोसेस में निकलेगा, तो फिर हम लिखेंगे क्रेब्स साइकिल। और कितने कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होंगे, तो फिर हम लिखेंगे 6CO2। अब यहाँ पर NAD आएगा, NAD, और ये इनसे 2 हाइड्रोजन को निकाल देगा। ये ऑक्सीडाइज सूरत में है तो ये रिड्यूस कंडीशन में चला जाएगा, इनसे बन जाएगा NADH2। अब चूंकि ये 2 है, ये 2 बन जाएंगे, तो ये 2 आएंगे और ये 2 बन जाएंगे, क्योंकि हमारे पास 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल है। अब इसके साथ फिर आखिर में हम देखेंगे NADH2 के साथ एसीटाइल कोएंजाइम ए है। अब ये 2 कार्बन का कंपाउंड है, ये 3 कार्बन का कंपाउंड है, 1 कार्बन की कमी आती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड की सूरत में बाहर निकलता है। इस कार्बन डाइऑक्साइड को हम 2 कंसीडर करेंगे, निकलता 1, लेकिन चूंकि यहाँ पर 2 पायरुविक एसिड है, 2 एसीटाइल कोएंजाइम ए बनते हैं, तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल निकलेंगे। अब ये प्री एग्जिस्टिंग, यहाँ पर इसके लिए प्री एग्जिस्टिंग है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड या ऑक्जेलो एसीटेट, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड या ऑक्जेलो एसीटेट, ऑक्जेलो एसीटेट, जो आप कहना चाहें। ये 4 कार्बन का कंपाउंड है, ये प्री एग्जिस्टिंग है। जिस तरह हमने डार्क रिएक्शन में पढ़ा है कि प्री एग्जिस्टिंग कौन होता है, राइबोलोज बाई फास्फेट, RUB/P। अब ये 4 कार्बन का कंपाउंड है, और एसिटाइल कोएंजाइम ए ये हमारे पास 2 कार्बन का कंपाउंड है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। अब ये इसके साथ रिएक्शन करेगा, ये दोनों रिएक्शन करेंगे, तो फिर क्या बन जाएगा, इनसे बन जाएगा सीट्रिक एसिड, सीट्रिक एसिड, या इसको आप कह सकते हैं सीट्रेट, सीट्रिक एसिड या सीट्रेट। ये 6 कार्बन का कंपाउंड है। अब ये क्यों 6 कार्बन का कंपाउंड बना, क्योंकि 4 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, कोएंजाइम ए यहाँ पर फिर बाहर निकल जाएगा, ये सीट्रिक एसिड को या सीट्रेट को बनाएगा। ये 6 कार्बन का कंपाउंड, अब इस वजह से इसको हम कहेंगे सीट्रिक एसिड साइकिल, कि यहाँ पर फर्स्ट डिटेक्टेबल या आइडेंटिफाइएबल प्रोडक्ट कौन है, वो सीट्रिक एसिड है। अब ये सीट्रिक एसिड ये कन्वर्ट हो जाएगा आइसोसीट्रिक एसिड में, आइसोसीट्रिक एसिड या आइसोसीट्रेट में। इसको आप आइसोसीट्रिक एसिड भी कह सकते हैं, आइसोसीट्रेट भी कह सकते हैं, आइसोसीट्रिक एसिड। फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा एल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड में या एल्फा कीटोग्लूटारेट में, एल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड, एल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड या एल्फा कीटोग्लूटारेट। अब ये हमारे पास
5 कार्बन का कंपाउंड है। यहाँ पर कार्बन की तादाद 5 है और ऊपर हम देखते हैं कि कार्बन की तादाद यहाँ पर 6 है। अब किसकी कमी आती है? एक कार्बन की कमी आती है। वो किस सूरत में निकलेगा? वो यहाँ पर निकल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड की सूरत में। तो एक कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर, इन दोनों को हम कंसीडर करेंगे 2-2 में। अब यहाँ पर NAD आता है, ये इनसे 2 हाइड्रोजन को निकाल देता है, यह ऑक्सीडाइज सूरत में है। तो NAD प्लस, ये फिर यहाँ पर बनेगा NADH2 को, इसको भी हम कंसीडर करेंगे 2 में। अब एल्फा कीटोग्लूटारेट या एल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड ये कन्वर्ट हो जाएगा सुसिनाइल एस कोएंजाइम ए में, सुसिनाइल एस कोएंजाइम ए, सुसिनाइल एस कोएंजाइम ए। यहाँ पर एस कोएंजाइम ए इनके साथ मिल जाता है, ये आ जाएगा। अब ये हमारे पास 4 कार्बन का कंपाउंड है। अब यहाँ पर एक कार्बन डाइऑक्साइड फिर निकल जाएगा। अब बाकी कार्बन डाइऑक्साइड ये यहाँ पर कंप्लीट हो गए। 3 कार्बन डाइऑक्साइड ये हमारे पास बने और इसको हम फिर 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, कुल हमारे पास 6 CO2 ये बनेंगे। अब सुसिनाइल एस कोएंजाइम ए ये फिर तब्दील हो जाएगा सक्सिनिक एसिड में या सुसिनेट में, सक्सिनिक एसिड, या हम कह सकते हैं सुसिनेट। ये भी हमारे पास 4 कार्बन का कंपाउंड है। फिर सक्सिनिक एसिड ये तब्दील हो जाएगा फ्यूमेरिक एसिड में, फ्यूमेरिक एसिड या फ्यूमेरेट में, फ्यूमेरेट, ये 4 कार्बन का कंपाउंड है। फिर फ्यूमेरिक एसिड ये तब्दील हो जाएगा मेलिक एसिड में, ये तब्दील हो जाएगा मेलिक एसिड या मेलेट में, मेलिक एसिड या मेलेट में, ये 4 कार्बन का कंपाउंड। और फिर ये दोबारा बनेगा किसको? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड को या ऑक्जेलो एसीटेट को। अब यहाँ पर भी जब मेलिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा, मेलिक एसिड या मेलेट कन्वर्ट हो जाएगा तो यहाँ पर NAD प्लस आएगा, ये इनसे 2 हाइड्रोजन को निकाल देगा और फिर ये तब्दील हो जाएगा NADH2 में, NADH2 में। इस तरह यहाँ पर NAD प्लस है तो ये इनसे हाइड्रोजन को निकाल देगा, इनसे बन जाएगा NADH2। जब सुसिनाइल एस कोएंजाइम ए ये सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पर GDP के साथ एक और P मिल जाएगा, GDP। जिस तरह हम कहते हैं ADP, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, इस तरह GDP ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट, उसके साथ एक और PI मिल जाएगा तो इनसे बन जाएगा GTP, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। उसकी आइसोमेराइजेशन हो जाएगी ATP में, ये फिर ATP में कन्वर्ट हो जाएगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में। अब इस ATP फॉर्मेशन को हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे सबस्ट्रेट लिंक फास्फोराइलेशन या सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन, सबस्ट्रेट लिंक फास्फोराइलेशन, सबस्ट्रेट लिंक फास्फोराइलेशन या सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। फास्फोराइलेशन इब्तिदा में हमने लाइट रिएक्शन में पढ़ा है। लाइट रिएक्शन में जब ADP के साथ एक PI मिलता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो उस अमल को हम कहते हैं कि वो फोटो फास्फोराइलेशन है। जो हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस में बनता है उसको भी हम कहेंगे ATP की फॉर्मेशन कि वो सबस्ट्रेट लिंक या सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन है। और जो यहाँ पर बनता है यानी क्रेब्स साइकिल में, इसको भी हम कहते हैं कि ये सबस्ट्रेट लिंक फास्फोराइलेशन या सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन है। लेकिन जो ATP बनेगी रिस्पायरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में तो फिर उसको हम कहेंगे ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। जब
यहाँ पर सक्सिनिक एसिड या सूसिनेट तब्दील हो जाएगा फ्यूमेरिक एसिड या फ्यूमेरेट में। तो यहाँ पर फिर क्या बनेगी, यहाँ पर FAD आता है और वो तब्दील हो जाता है FADH2 में, FADH2 में। ये हमारे पास यहाँ पर बनता है FADH2। अब इस क्रेब्स साइकिल के हमारे पास प्रोडक्ट क्या होते हैं, यानी जो सारा क्रेब्स साइकिल है ये हमारे पास लिंक रिएक्शन है या इसको हम कहेंगे ट्रांजिशन रिएक्शन। ये तब होगा जब ऑक्सीजन अवेलेबल होगा, ऑक्सीजन नहीं है तो ये पाइरुविक एसिड फौरन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, लैक्टिक एसिड में। अब हमारे पास इसके प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, यानी जो हमारे पास क्रेब्स साइकिल है, तो क्रेब्स साइकिल के मेन प्रोडक्ट हमारे पास NADH2 कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, तो फिर हम लिखेंगे हैं तो 4। यहाँ पर जब हम देखते हैं NADH2 ये 1, NADH2 2, NADH2 3 और NADH2 4, यानी हम इसको फिर 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास कुल 8 इसके मॉलिक्यूल बनते हैं, 8 हमारे पास NADH2 बनेंगे। इस तरह FADH2 है। अब रिएक्शन में हम देखते हैं कि 1 है, लेकिन हम इसको कंसीडर करेंगे 2, क्योंकि ये सारा सिलसिला स्टार्ट हुआ है 2 पाइरुविक एसिड से। और 2 हमारे पास ATP मॉलिक्यूल है, 2 ATP के मॉलिक्यूल। इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड अगरचे वो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, नहीं हार्मफुल है, वो हमारे बॉडी से निकलेंगे, लेकिन बनता है तो इसके हमारे पास 6 मॉलिक्यूल बनते हैं। और एंड में क्या बनेगा, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड या ऑक्जेलो एसीटेट, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड या ऑक्जेलो एसीटेट, ऑक्जेलो एसीटेट या ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ऑक्जेलो एसीटेट या ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, जो कि 4 कार्बन का कंपाउंड है, ये रीजनरेट हो जाएगा। ये हमारे पास प्रोडक्ट हो गए किसके, क्रेब्स साइकिल के। अब इसके बाद कौन सा अमल शुरू होगा, तीसरा प्रोसेस शुरू होगा, जिसको हम कहेंगे रिस्पायरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, या सिंपली हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये हम इसको कहते हैं। अब ये हमारे पास है, ये प्रोसेस फिर अब NADH2 और FADH2 ये फिर आगे चले जाएंगे रिस्पायरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। तो यहाँ पर हमारे पास 2 प्रोसेस हो गए, ग्लाइकोलाइसिस भी हो गया, क्रेब्स साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल या ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स रिएक्शन भी हो गया। किस तरह होगा, ग्लूकोज में ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ है पाइरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूलों में, उस अमल को हम कहते हैं कि ये ग्लाइकोलाइसिस है। अब ये पाइरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम A में तब्दील हो जाएगा, इसको हम कहेंगे कि ये लिंक रिएक्शन है या ट्रांजिशन रिएक्शन है। यानी ये तब होगा जब ऑक्सीजन अवेलेबल होगा, क्योंकि हमारे पास जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये रिस्पायरेटरी सेंटर है। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 2 कार्बन का कंपाउंड, तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर 1 निकल जाएगा, ये जो हम यहाँ पर इस रिएक्शन में लिखते हैं कि CO2 है, लेकिन CO2 कितने बनते हैं, वो हमारे पास 6 बनते हैं। अब ये निकलता 1 है, लेकिन हम इसको 2 कंसीडर करेंगे, क्योंकि ये 2 पाइरुविक एसिड यहाँ पर है, यहाँ पर NAD+ है ऑक्सीडाइज सूरत में, और ये NADH2 ये रिड्यूस कंडीशन में है, तो हम इसको 2 में कंसीडर करेंगे कि ये 2 बने। अब कोएंजाइम A है, ये इनके साथ मिल जाएगा, फिर ये बाहर निकल जाएगा और ये पहुंच जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। यानी ये रिएक्शन भी कहाँ पर होता है, ये सेल के साइटोप्लाज्म में होता है, और बाकी जो क्रेब्स साइकिल है वो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ये रिएक्शन वाक़या होता है। तो ये एसिटाइल कोएंजाइम A पहले से प्री एग्जिस्टिंग, पहले से मौजूद ऑक्जेलो एसिटिक एसिड या ऑक्जेलो एसीटेट, जिस तरह हम डार्क रिएक्शन पढ़ते हैं कि वहाँ पर राइबोलोज बाइफॉस्फेट पहले से मौजूद होता है, इस तरह ये रिसाइकल होता है। 3 चीज़ें रिसाइकल होती है केमिकल प्रोसेस में। डार्क रिएक्शन में रिसाइकल होता है कौन, राइबोलोज बाइफॉस्फेट, डार्क रिएक्शन में राइबोलोज बाइफॉस्फेट, डार्क रिएक्शन यानी फोटोसिंथेसिस में, डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, यहाँ पर बार बार रीजनरेट होता है कौन, राइबोलोज बाइफॉस्फेट, राइबोलोज बाइफॉस्फेट जो 5 कार्बन का कंपाउंड है। ठीक, इसके बाद क्रेब्स साइकिल में
क्रेब्स साइकिल में कौन रिपीट होता है बार बार, यानी कौन बार बार बनेगा, तो फिर हम लिखेंगे ऑक्जेलो एसीटिक एसिड या ऑक्जेलो एसीटेट, ऑक्जेलो एसीटेट जो कि 4 कार्बन का कंपाउंड है। और जो हमारे पास यूरिया साइकिल होता है, यूरिया साइकिल या ऑर्निथीन साइकिल, वहाँ पर कौन बार बार रीजनरेट होगा, ऑर्निथीन। ये ऑर्निथीन जो टाइप है एमाइनो एसिड की, ये रीसाइकिल होते हैं। तो बाज़ दफ़ा ये देते हैं कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सिमिलर एक्सेप्ट, तमाम एक जैसे हैं लेकिन एक्सेप्ट एक नहीं है। तो हम केमिकल प्रोसेस में को पढ़ते हैं कि ये आखिर में रीजनरेट होंगे, यूज भी होंगे, रीजनरेट भी होंगे। डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस में राइबोलोज बाइफॉस्फेट, क्रेब्स साइकिल में ऑक्जेलो एसीटिक एसिड या ऑक्जेलो एसीटेट, और यूरिया साइकिल में या ऑर्निथीन साइकिल में ऑर्निथीन जो कि टाइप है एमाइनो एसिड की, वो बार बार रीसाइकिल होती है। ये हमारे पास अब सिट्रिक एसिड बनता है या सिट्रेट, 6 कार्बन का कंपाउंड, इसकी बुनियाद पर हम इसको कहते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल जो कि 6 कार्बन का कंपाउंड है। और पहला नाम क्रेब्स साइकिल, ये सर हेंस क्रेब जिसने 1931 से 33 तक इनको डिस्कवर किया है, तो फिर इस पर इनको नाम इसको दिया गया है नोबेल प्राइज। ये आइसोसिट्रेट या आइसोसिट्रिक एसिड में तब्दील हो जाएगा। फिर ये एल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड या एल्फा कीटोग्लूटारेट, ये 5 कार्बन का है। कार्बन डाइऑक्साइड फिर यहाँ पर निकल जाएगा, तो ये 2 निकले, हम इसको 4 कंसीडर करेंगे। NAD आता है, इनसे हाइड्रोजन को निकाल देता है, NADH2 बन जाता है। फिर एल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड या एल्फा कीटोग्लूटारेट, ये सुसिनाइल एस कोएंजाइम में तब्दील हो जाता है। ये 5 कार्बन का है, ये 4 कार्बन का। अब कार्बन डाइऑक्साइड फिर निकल जाएगा। सुसिनाइल एस कोएंजाइम ए सक्सिनिक एसिड या सुसिनेट में तब्दील होता है। अब यहाँ पर GDP के साथ एक P मिल जाएगा और वो बनेगा GTP को, उसकी आइसोमेराइजेशन हो जाएगी ATP में। एल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड जब सुसिनाइल एस कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होती है तो यहाँ पर फिर NADH2 बनता है। सक्सिनिक एसिड या सुसिनेट जब फ्यूमेरिक एसिड या फ्यूमेरेट में तब्दील होता है तो यहाँ पर FADH2 बनता है। फिर फ्यूमेरिक एसिड मेलिक एसिड में या मेलेट में तब्दील होता है, और फिर मेलिक एसिड वो दोबारा ऑक्जेलो एसीटिक एसिड या ऑक्जेलो एसीटेट में कन्वर्ट होता है, तो यहाँ पर फिर NADH2 बनती है। अब 4 NADH2, लेकिन हम इसको कंसिडर करेंगे 8 में, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। FADH2 ये 1 है लेकिन हम इसको 2 कंसीडर करेंगे। ATP यहाँ पर हम 1 लिखते हैं लेकिन हम इसको 2 कंसीडर करेंगे। और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर आपको दिखाई देते हैं 3, लेकिन हम इसको 6 कंसीडर करेंगे क्योंकि इसका आगाज़ 2 पाइरुविक एसिड के मॉलिक्यूलों से हो गया है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है जिसको हम कहेंगे रिस्पायरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ETC। तीसरा स्टेप हमारे पास और आखिरी फाइनल स्टेज वो कौन है, एरोबिक रिस्पायरेशन का है, वो है रिस्पायरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। रिस्पायरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, रिस्पायरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, या सिंपली हम इसको कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब ये तीसरा स्टेप है किसका, एरोबिक रिस्पायरेशन का या सेलुलर रिस्पायरेशन का। तो ये हमारे पास लास्ट स्टेप है, इट इज़ द लास्ट स्टेप या स्टेज ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन। लास्ट स्टेप या स्टेज ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन, ये एरोबिक रिस्पायरेशन का आखिरी मरहला है, लास्ट स्टेप है या लास्ट स्टेज है एरोबिक रिस्पायरेशन का। ये कहाँ पर होता है, तो इट अकर या टेक्स प्लेस, अकर्स or takes place in the F1 particle, in the F1 particle, यानी जो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं F1 पार्टिकल्स in the mitochondria, in the mitochondria। और ये भी किसकी मौजूदगी में होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की मौजूदगी में। इसके लिए ऑक्सीजन एसेंशियल है, क्रेब्स साइकिल के लिए भी और रिस्पायरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के लिए भी।
यानी ये दोनों एरोबिक में होते हैं और ग्लाइकोलाइसिस कॉमन प्रोसेस है, एरोबिक में भी और एनएरोबिक में भी। अब यहाँ पर क्या होगा कि द इलेक्ट्रॉन रिलीज फ्रॉम जो इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, रिलीज फ्रॉम NADH2, यानी अब ये आखिरी स्टेप है, इसमें NADH2 से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं या FADH2 से, यानी यहाँ पर NADH2 भी इस्तेमाल हो सकता है और FADH2 भी इस्तेमाल हो सकता है। तो NADH2 और FADH2 आर कैरिड बाय वेरियस इलेक्ट्रॉन कैरियर, आर कैरिड इनको ले जाते हैं बाय वेरियस या डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, कैरिड बाय वेरियस या डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, जिसको हम कहेंगे साइटोक्रोम, बाय डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर्स कॉल्ड साइटोक्रोम, यानी उनको हम फिर क्या कहेंगे कि ये साइटोक्रोम है। मुखफ़फ़ हम इसको लिखते हैं CYT, साइटोक्रोम। ये इलेक्ट्रॉन कैरियर, इनको इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे को मुंतकिल होते हैं, तो एट डिफरेंट स्टेप्स या एट वेरियस स्टेप्स एनर्जी इट प्रोड्यूस्ड, एट डिफरेंट स्टेप्स या स्टेजेस, मुख्तलिफ मरहलों में एट डिफरेंट स्टेप्स या स्टेजेस ATP या एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। यहाँ पर ATP या एनर्जी है, ATP या एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, और एंड में क्या पैदा होगा, और एट द एंड वाटर इज फॉर्म, आखिर में क्या बनेगी, पानी बनेगी, वाटर इज प्रोड्यूस्ड, वाटर H2O ये बनेगा, इज फॉर्म्ड या प्रोड्यूस्ड। अब यहाँ पर जब हम इस रिएक्शन को देखते हैं, ये NADH2 है, ये टूट जाएगा, किस में टूट जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन में, NAD प्लस में, NAD प्लस और प्लस दो हाइड्रोजन आयन, ये इन तीन चीज़ों में टूट जाएगा। अब ये दो इलेक्ट्रॉन कौन कबूल करेगा, कोएंजाइम कियो, या इसको आप रूबिक्यूनोन भी कह सकते हैं। अब ये दो इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर दिए, ये NAD प्लस फिर दोबारा चला जाएगा, कहाँ पर, ये दोबारा चला जाएगा क्रेब्स साइकिल में, ये ऑक्सीडाइज सूरत है, ये रिड्यूस कंडीशन में चला जाएगा, यानी ये हमें तब एनर्जी देगी जब ये रिड्यूस कंडीशन में हो, NADH2 की सूरत में हो, या हमारे पास FADH2 है, ये रिड्यूस कंडीशन में हो। अब ये MCQs में देते हैं कि एक NADH2 कितने ATP के बराबर है, यानी एक NADH2 ये हमें कितनी ATP देगी, ये इस रिएक्शन से हमें क्लियर हो जाएगा। एक NADH2 ये हमें 3 ATP देती है, और एक FADH2 ये हमें देती है 2 ATP, ये 2 ATP मॉलिक्यूल देगी। FADH2 ये 2 ATP के इक्वल है, बराबर है, और NADH2 ये 3 ATP के बराबर है। अब यहाँ पर कोएंजाइम कियो है, ये दो इलेक्ट्रॉन इन्होंने गेन कर दिए। रिस्पायरेशन के डिफिनीशन में हमने पढ़ा है कि ये कॉम्प्लेक्स सीरीज है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन का। अब यहाँ पर जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी तो उसको हम कहेंगे रिडक्शन, और फिर जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी तो उसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। यानी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की हमारे पास डिफरेंट डिफिनीशन है। यहाँ पर हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन की बुनियाद पर पढ़ते हैं कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो रिडक्शन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो ऑक्सीडेशन। जिस तरह हम रिस्पायरेशन में पढ़ते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स सीरीज है ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस का। अब इस दौरान यहाँ पर ADP के साथ एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिल जाएगा और वो बनाएगा ATP को, एनर्जी को, ATP यानी एनर्जी। इस ATP फॉर्मेशन को हम कहेंगे ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन।
ये ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, ये तीसरी किस्म फास्फोराइलेशन की। लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस में हमने पढ़ा कि उसको हम कहेंगे फोटोफास्फोराइलेशन। क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस में हमने पढ़ा कि सबस्ट्रेट लिंक या सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन, और यहां पर हम देखते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। ये एक एटीपी बन गई। फिर ये दो इलेक्ट्रॉन कोएंजाइम क्यू, या इसको हम रूबिक्यूनोन भी कह सकते हैं, रूबिक्यूनोन, इसको हम रूबिक्यूनोन भी कह सकते हैं, कोएंजाइम क्यू भी कह सकते हैं। अब ये दो इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे को मुंतकिल हो जाएंगे, साइटोक्रोम बी को, फिर साइटोक्रोम सी को, फिर साइटोक्रोम ए को, और साइटोक्रोम फिर A3 को। ये एक से दूसरे को मुंतकिल होंगे, यानी एक गेन करेगा फिर दूसरा लॉस करेगा। साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम ए और साइटोक्रोम A3, ये एक से दूसरे को मुंतकिल होंगे। साइटोक्रोम A3 जिसको हम साइटोक्रोम ऑक्सीडेज भी कह सकते हैं, ये एक से दूसरे को मुंतकिल हो जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन कैरियर है, साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम A3। अब यहाँ पर साइटोक्रोम बी और सी, यहाँ पर फिर ADP के साथ एक PI मिल जाएगा और इनसे बन जाएगा ATP, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, जिसको हम कहेंगे एनर्जी। इस ATP फॉर्मेशन को भी हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। फिर A और A3 के दरमियान पास कहते हैं कि नहीं, जब ये इनसे दो इलेक्ट्रॉन फिर आगे जाएंगे तो यहाँ पर निकलेगा। तो यहाँ पर बहरहाल आप यहाँ पर लिखना चाहते हैं या आप यहाँ पर लिखना चाहते हैं, तो ADP के साथ फिर एक PI मिल जाएगा और इनसे बन जाएगा ATP। अब ये हमारे पास 3 ATP बन गए, ये एक ATP, यहाँ पर ये एक ATP, ये दूसरी ATP और ये तीसरी ATP। इसको भी हम कहेंगे कि ये ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन है, ये एनर्जी है, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। आखिर में ये दो इलेक्ट्रॉन इनसे निकल आएंगे, ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल आएंगे। फिर जब ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल आएंगे, ये दो हाइड्रोजन आयन है, ये यहाँ पर आ जाएंगे, ये हमारे पास दो हाइड्रोजन आयन है। और जो ऑक्सीजन हमने लिया है, ऑक्सीजन रिस्पायरेशन में जो हम केमिकल रिएक्शन में लिखते हैं कि C6H12O6, उसके साथ ये ऑक्सीजन लिखते हैं प्लस O2, और फिर तीर का निशान लगाते हैं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर वाटर और फिर ATP वहाँ पर लिखते हैं। अब ये तीनों मिल जाएंगे, ये तीनों मिल जाएंगे और इनसे फिर बन जाएगा वाटर, H2O, आखिर में वाटर बन जाएगा। अब ये हमारे पास साइटोक्रोम B, C, A और A3, इन सब को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन कैरियर। ये सब हमारे पास इलेक्ट्रॉन कैरियर है, ये इलेक्ट्रॉन कैरियर है, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। ये हमने फोटोसिंथेसिस में भी पढ़ा है कि कौन सा साइटोक्रोम वो कॉमन होता है फोटोसिंथेसिस में और रिस्पायरेशन में। तो फिर हम लिखेंगे साइटोक्रोम B। वहाँ पर हमने फोटोसिंथेसिस में भी इसको लिखा है कि द टाइप ऑफ साइटोक्रोम विच इज कॉमन, द टाइप ऑफ साइटोक्रोम, ये एंटी टेस्ट में दिया है MCQs, साइटोक्रोम विच इज कॉमन, विच इज कॉमन, मुश्तरक है, दोनों में पाया जाता है, इन फोटोसिंथेसिस, यानी जो फोटोसिंथेसिस में भी मौजूद होता है लाइट रिएक्शन में, एंड रिस्पायरेशन, और रिस्पायरेशन में भी मौजूद होता है, तो इज। तो फिर हम क्या लिखेंगे, साइटोक्रोम B, ये हम कहेंगे साइटोक्रोम B, ये एंटी टेस्ट में दिया है, साइटोक्रोम B। फिर हमारे स्टूडेंट क्या कहते हैं कि आउट ऑफ कोर्स है।
इसको फिर हम एक बार रिपीट करते हैं कि रिस्पायरेशन